गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का सेकंड टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था उसका कर रहे हैं। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वाचन के अंग और ध्वनि उत्पादन व्यवस्था। तो कल हमने वाचन के अंगों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने किया था विवाचन को पठन भी कहा जाता है। पठन में सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों हो जाते हैं, और वैसे वाचन को का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना। फिर हमने किया था इसके अंग की बात की थी। वाचन के अंगों में हमने मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने किया था ध्वनि उत्पादन व्यवस्था। ध्वनि उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत भी उत्पादन से अभिप्राय होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, यानी कि नवीन सामग्री का निर्माण करना। तो अब इसके आधार पर हमने कल ध्वनि संरचना के बारे में भी बताया था। भी ध्वनि संरचना किस प्रकार से होती है कि ध्वनियाँ अनेक प्रकार की होती है। जैसे हमने कल किया था स्काउट्स की सीटी का बजना, ठीक है, या कोई टेलीग्राम का भी किस प्रकार से ध्वनि के माध्यम से टेलीग्राम पहुंचता है। उसके आधार पर फिर हमें ये ध्वनियों का वर्गीकरण करना होगा, जो हमने अपने 4th यूनिट में भी मैंने आपको समझाया हुआ है। वह इसके अंतर्गत भी आएगा, ध्वनि उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो अब ये ध्वनियों का वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं, तो ध्वनि सबसे पहले हम ये जानेंगे भी ध्वनि कहते किसे हैं। ध्वनि कहते हैं भाषा की मूल इकाई को, ठीक है, और मूल इकाई को ध्वनि कहा जाता है, और ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है, ठीक है। तो अब ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। अब वर्ण के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। अपनी हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। अब बात आती है भी स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब हमने इसका वर्गीकरण करना है। तो ये 11 जो स्वर हैं, 11 स्वर मैंने अभी आपको बताए ही थे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले ये आता है, मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, फिर मैं ये आपको चार्ट समझाऊंगी। तो इसमें मूल स्वर कितने होते हैं? 4। पहली लाइन में मैंने 7 लिखे हैं, अ से लेकर री तक। अगली लाइन में मैंने ए ऐ ओ औ को 4 वर्ण जो स्वर हैं वो लिखे हैं। तो पहली लाइन के जो छोटे वर्ण हैं वो कहलाते हैं मूल स्वर। मूल स्वर से अभिप्राय है जिन वर्णों को हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, जो कि अपने आप में मूल होते हैं, उन्हें हम लघु स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो बाकी हमारे बच गए, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 जो स्वर हैं ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको हमने उच्चारण काल, समय अथवा मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा है। मूल स्वर जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 है, और अ ई उ और री, ठीक है। दीर्घ स्वर 7 हैं, ये जो भी बताए थे। इनको भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, संयुक्त दीर्घ स्वर और सजातीय अथवा शुद्ध दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर और सजातीय और शुद्ध दीर्घ स्वर। अब देखो इनको इनका मतलब क्या है। संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं, वो संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये ए ऐ ओ औ, इनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है। क्योंकि ये जो ए जो बना है वो अ और ई से मिलकर बनता है। ए, अ और ई से मिलकर ए, अ और ए से मिलकर ऐ, अ और ऊ से मिलकर ओ, अ और ओ से मिलकर औ। एक बार और बता रही हूँ, अ और ई से ए, अ और ए से ऐ,
अ और ऊ से ओ, अ और ओ से औ। यानी कि ये जो चारों स्वर हैं ये कहलाते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। देखो अ और ई दोनों अलग अलग स्वर हैं, इनसे मिलकर बना है ये। उसके बाद दूसरा जो हमने भेद किया है दीर्घ स्वर का वो है सजातीय शुद्ध दीर्घ स्वर। सजातीय या शुद्ध से अभिप्राय होता है वे स्वर या वे वर्ण जो कि अपने जैसे ही वर्ण से मिलकर बने हैं। इनकी संख्या है 3। ये देखो जैसे आ ई उ। आ बनता है अ और अ से मिलकर आ बन गया, ई और ई से मिलकर ई बन गया, ऊ और ऊ से मिलकर ऊ बन गया। ठीक है, इनकी संख्या है 3। री और री से मिलकर भी ये बड़ी री बनती है जिसके नीचे 2 बार होता है, लेकिन अपने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता इस री का, इसलिए सजातीय हिंदी भाषा में 3 ही स्वर कहलाएंगे, 4 नहीं। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बाकी वर्णों को ओष्ठा आकृति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। यानी कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिन्हें बोलते समय हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है। जो गोल हो जाएंगी उसे हम कहेंगे वृत्ताकार। जिन्हें बोलने में उच्चारण करने में हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होती वो क्या कहलाएगी, अवृत्ताकार। तो अपने हिंदी भाषा में ऊ ऊ ओ औ ये चारों मतलब वृत्ताकार वर्ण कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन आप बोल कर भी देखोगे तो आप देखना ऊ ऊ ओ औ इन चारों स्वरों को बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है। अ उपसर्ग लगाने से नहीं का अर्थ होता है। बाकी ये जो 7 बचे हैं अ आ ई री ए ऐ, इन्हें बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होती, तो ये ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इसका जो तीसरा भेद है जीवा की स्थिति के आधार पर, यानी कि किस स्वर को बोलने में हमारे जीभ का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ठीक है, उसके आधार पर 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीवा की स्थिति के आधार पर 3 भाग हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब आगे का भाग जिससे प्रभावित होता है, मध्य का भाग जिससे प्रभावित होता है वो मध्य स्वर, पीछे का भाग जो प्रभावित होता है उसे कहते हैं पश्च स्वर। अब ये देखो मेरा अ से लेकर री तक 7 स्वर एक लाइन में लिखने का अर्थ यही था ताकि हमें हर बात जल्दी से क्लियर होती जाए। तो अब इसमें अपने को सबसे पहले मैं आपको वैसे ट्रिक बता रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है आप जैसे भी याद करो, याद करने का तरीका बता रही हूँ। मध्य स्वर में आता है अ, मध्य स्वर में आता है अ, और बाकी जो हमारे ये है ये जो आ ऊ ऊ ओ औ, यानी कि ऊ ऊ और ओ औ ये किससे मिलकर, ऊ से मिलकर ही ओ बनता है, ओ से मिलकर औ बनता है। ये चारों हमेशा इकट्ठे होते हैं। ई ए ऐ ये हमेशा इकट्ठे होते हैं। तब आप यहाँ देखेंगे मध्य स्वर हमने अ लिया, पश्च में आ ऊ ओ औ। ठीक है, 5 ये हो गए, एक मध्य स्वर हो गया। बाकी जो अग्र स्वर में आ जाएंगे ई ए ऐ और री। ठीक है, ये कहलाएंगे अग्र स्वर। क्लियर हुआ। ई ए ऐ री, ये इन्हें बोलने में हमारे जीभ का आगे का भाग प्रभावित होता है, और अ बोलने में मध्य स्वर, और आ ऊ ओ औ इन्हें बोलने में हमारे जीभ का 5वां भाग पीछे का भाग प्रभावित होता है। उसके बाद बात आती है मुख के अवयव। अवयव कहते हैं भाग या अंग। ठीक है, को रोकने के क्रम में, इसके आधार पर मुख के अवयवों को रोकने के क्रम के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्धसमवृत स्वर। विवृत स्वर से अभिप्राय है जिन्हें बोलने में हमारे मुंह का, विवृत स्वर से अभिप्राय है जिन्हें बोलने में हमारे मुंह का पूरा भाग खुल जाता है, यानी कि वृत्त का मतलब पूरा खुलना। अर्धविवृत का
उससे कम खुलना, समृद्ध में उससे भी कम खुलना, और अर्ध समृद्ध का मतलब है जिन्हें बोलने में हमारे मुंह का भाग बहुत कम खिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये चारों हैं, ये अपने आप यूँ समझ लो भी घटते क्रम में हैं, भी ज़्यादा, फिर उससे कम, सबसे कम। ठीक है, तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे? अब ये देखो विवृत स्वर में आएगा आ बोल के देखो आप, अब आपके मुंह का पूरा भाग खुल जाएगा आ। फिर उसके बाद याद करो समृद्ध स्वर, पहले नंबर पे विवृत याद करो, दूसरे नंबर पे याद करो समृद्ध स्वर। आ को छोड़कर बाकी जो हैं ये 6 के 6 जो स्वर हैं ये सारे कहलाते हैं समृद्ध स्वर। अ, ई, ऊ और री। आ चला गया विवृत स्वर में, अ, ई, ऊ, री चला गया समृद्ध में। फिर उसके बाद याद करो अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध। इसमें हमने क्या करना है, दोनों छोटे आएंगे बाद में अर्ध समृद्ध में, और दोनों बड़े आएंगे अर्धविवृत में। दोनों छोटे का मतलब ए और ओ। वैसे तो हम ये वाला ए पहले लिखते हैं, ये आई बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ए बोलने में अर्ध समृद्ध में जाएगा, आई चला जाएगा अर्ध विवृत में। इसी प्रकार से ओ जाएगा अर्ध समृद्ध में और औ जाएगा अर्ध विवृत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। जब आप समझ के करोगे इसको, अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो सारे स्वर मिक्स हो जाएंगे। मैंने जैसे आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और मैं बता देती हूँ। आ विवृत स्वर, बाकी जो 6 थे वो समृद्ध स्वर, दोनों छोटे नीचे और दोनों बड़े ऊपर। इस प्रकार से हमारा स्वर वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। थैंक यू।